वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, पहले हम इससे इससे पहले कि हम अपना केमिस्ट्री का जो मेन हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करें, तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ बेसिकली जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि कौन सा है हमारा नेट, CSIR नेट एंड गेट का एग्ज़ाम। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से पता होगी, बट स्टिल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम यहाँ पर बिगनर लेवल पे हैं। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि नेट का एग्ज़ाम है क्या, इसको क्वालिफाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए हमारी, ताकि हम आसानी से और स्मार्टली इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछूं कि व्हाट इज़ नेट, कितने स्टूडेंट्स को जेन्युइनली पता है कि नेट का एग्ज़ाम क्या होता है? व्हाट इज़ नेट इफ़ आई आस्क यू, या इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF? सोचिए ज़रा। तो देखिए, ब्रॉडली अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम है, इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर टीचिंग। अगर किसी स्टूडेंट्स को अपना करियर एकेडमिक्स में बनाना है तो डेट ही कैन ऑप्ट फॉर या ही कैन गिव द एग्ज़ाम ऑफ नेट। और जिन स्टूडेंट्स को अपना करियर रिसर्च में बनाना है, PhD करना है, पोस्ट डॉक करना है आगे चल के, बेसिकली दे आर रिसर्च ओरिएंटेड, तो दे कैन ऑप्ट फॉर JRF। तो आई थिंक इतनी चीज़ क्लियर हुई। तो देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। नेट का एग्ज़ाम नाम से आपको समझ में आएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप इसमें देख सकते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, इट्स एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट्स नॉट अ जॉब गारंटी कि भैया आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप नेट एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपकी जॉब गारंटी। इट्स एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जस्ट लाइक कि अगर जब आप नीट का या IIT का एग्जाम क्लियर करते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको डायरेक्टली जॉब मिल ही गई ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, JRF क्वालिफाई करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्लेसमेंट या आपकी जो जॉब है बहुत अच्छी जगह हो गई, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि नेट का एग्ज़ाम जो होता है, इट इज़ फॉर टीचिंग इन एकेडमिक्स, एंड JRF का जो एग्ज़ाम होता है, इट इज़ फॉर बेसिकली रिसर्च। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा CSIR और एक होता है UGC, CSIR नेट एंड UGC नेट। तो इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत सी जगह बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, UGC नेट, CSIR नेट, UGC JRF, CSIR JRF, तो क्या है? तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि नेट और JRF में क्या अंतर है। नेट नेट और JRF में क्या अंतर है? नेट जो है किसके लिए होता है? टीचिंग के लिए। तो बेसिकली, और हाँ एक चीज़ और, नेट के साथ जनरली एक टर्म एसोसिएटेड होता है, LS, लेक्चररशिप। तो कभी कभी नेट LS बोलते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर हम सिर्फ नेट बोल रहे हैं तो LS अंडरस्टूड होता है कि भाई लेक्चरशिप के लिए ही है, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला स्पेसिफाई करे कि नहीं आई एम JRF। तो JRF से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ही इज ऑप्टिंग फॉर रिसर्च। तो आई थिंक पहली चीज़ क्लियर है, नेट जो होता है वो टीचिंग के लिए होता है, और JRF जो होता है वो किसके लिए होता है? रिसर्च के लिए होता है। एक ब्रॉडली अगर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नाउ कम्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSIR एंड UGC। तो देखिए, जो मेन अंतर क्या है, यूजीसी जो है, देखिए यूजीसी जो है, इट इज़ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो मेन मोटिव है वो हमारे इंडिया में जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, इसको मॉनिटर करना होता है। बहुत सारे फंड्स रेज करती है, प्रोजेक्ट्स सेंक्शन करती है, जिससे एजुकेशन का जो स्तर है, एजुकेशन का जो लेवल है इंडिया में, वो थोड़ा क्या कर सके, बढ़ सके। तो इट्स बेसिकली है, एक तरीके से आप कह सकते हो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली मॉनिटर करती है कि भाई आपका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है एट पार, जो उनके नॉर्म्स हैं, UGC के नॉर्म्स के, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली काम किसका होता है? UGC का होता है। तो दिस इज UGC। एंड व्हाट इज CSIR? CSIR इज सेंटर ऑफ काउंसिल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप देख सकते हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इट्स एन R&D ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ टू नोट, इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड R&D ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्हें क्लियरली लिखा है यहाँ पर, इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इट्स नॉट इंडिया ओरिएंटेड, इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड R&D ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इसकी जो फंडिंग होती है, पब्लिक फंडिंग होती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। तो ये बेसिकली इसका जो मोटिव होता है CSIR का, वो क्या होता है? जैसे आप अगर प्रीवियस स्लाइड में मैं अगर आपको दिखाऊं, या इसी में मैं अगर आपको दिखाऊं, इसका जो मेन मोटिव होता है, ये क्या होता है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को प्रमोट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ और जो हमारे इंडिया में अलग अलग टॉपिक्स या अलग अलग फील्ड या सेक्टर्स में जो काम हो रहा है, उसको और अच्छे लेवल पे, हायर लेवल पे लाके प्रमोट करें। तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ये सारा काम बेसिकली रिसर्च को बेसिकली बढ़ावा देने का काम किसका है? CSIR का।
तो आई थिंक ये दो चीज़ें और क्लियर हुई, यूजीसी एंड सीएसआईआर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सीएसआईआर इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मकसद क्या है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका मेन मकसद क्या है, आर&डी को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना। और यूजीसी का मेन मकसद क्या है, इसको भी रिसर्च प्रमोट करना है, लेकिन इसका जो मेन मकसद ये है कि जो हमारी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है, इसको स्टैंडर्डाइज करना है, इसको प्रॉपरली मॉनिटर एंड रेगुलेट करना थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो ये काम यूजीसी का है और सीएसआईआर का। जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जब बात आती है रिसर्च की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम फेलोशिप। तो एज फार एज फेलोशिप इज कंसर्न, दोनों का अमाउंट, यूजीसी का और सीएसआईआर का, ये सेम है। दोनों में फेलोशिप आपको सेम मिलती है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, हल्का फुल्का अंतर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, बट फेलोशिप का अमाउंट सेम है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कितने स्टूडेंट्स को पता होगा कि व्हाट इज़ द फेलोशिप ऑफ अ सीएसआईआर जीआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट। एनी आइडिया? तो मैं अगर आपको बताऊं कि जो सीएसआईआर की जो फेलोशिप है वो है आपकी 31,000 प्लस एचआर, एंड दिस एचआर इज़ वेरिएबल, कहीं कहीं 24% भी है, कहीं कहीं 16% भी है, और कहीं कहीं 8% भी है। हम बिल्कुल बेस सबसे छोटा वाला पकड़ के चलते हैं कि मान लो हमें 8% ही मिल रहा है, सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं टर्म्स एंड कंडीशन पर। अगर हम मान के चल रहे हैं कि 8% भी अगर हमको मिल रहा है, तो अगर हम 31,000 में 8% ऐड कर दें तो कितना होता है, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना होता है, 34,000 रुपीज़। इट्स अ फेलोशिप। ये यूजीसी भी आपको देता है, ये सीएसआईआर भी आपको देता है। तो वंस अगेन मैं अगर आपको फिर से रिवाइज करवाऊँ, नेट और जीआरएफ क्लियर सबको? नेट बेसिकली किसके लिए होता है, टीचिंग के लिए। जीआरएफ बेसिकली किसके लिए होता है, रिसर्च के लिए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सीएसआईआर एंड यूजीसी। यूजीसी का मेन मोटिव क्या है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मॉनिटर एंड रेगुलेट करना थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। और सीएसआईआर का मेन मोटिव क्या है, रिसर्च एंड आर&डी को प्रमोट करना ऑल ओवर इंडिया। दोनों ही रिसर्च को भी, दोनों ही जैसे सीएसआईआर है वो ऐसा नहीं है एजुकेशन को प्रमोट नहीं करती, वो भी एजुकेशन को प्रमोट करती है और वो भी रिसर्च को प्रमोट करती है, सेम यूजीसी का भी है। अब मैं बात करूँ कि फिर डिफरेंस कहाँ आता है, तो डिफरेंस जो है इट्स नॉट ऑफिशियली डिफरेंस, बट एज फार एज आई हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम माई प्रीवियस स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आईआईटी, साइंस, एनसीएल, आईएससी वगैरह में हैं, उनसे जो मैंने फीडबैक लिए हैं, उन वो स्टूडेंट्स का जनरली ऐसा कहना है कि जो यूजीसी की फेलोशिप है वो जल्दी आ जाती है, कि बस आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, द मोमेंट यू फिल द फॉर्म नेक्स्ट डे से आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। बट सीएसआईआर की फेलोशिप आने में बहुत डिले होता है, क्योंकि उसमें एक पूरा प्रोसीजर होता है कि आप पहले फॉलो करोगे, वहाँ से वैलिडेट होगा, वहाँ से फिर वो रिलीज़ होगी, फिर आपके अकाउंट में आएगी। इवन इट मे टेक 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ्स ऑल्सो लग जाता है। यूजीसी टाइम टू टाइम डिसबर्स करती है फेलोशिप को, बस ये थोड़ा सा अंतर है। तो डेट्स वाई द स्टूडेंट इज मोर ऑप्टेड टुवर्ड यूजीसी जीआरएफ। इसके अलावा ऐसा कोई अंतर नहीं है, नॉर्म सब कुछ सेम है, पोजीशन, वैलिडिटी सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें आपका। बस आपका यही एक अंतर आता है कि थोड़ा सा टाइम टू टाइम आता है यूजीसी स्टूडेंट की, इसलिए खास प्रेफरेंस थोड़ी सी यूजीसी होती है, बाकी ऐसा कोई अंतर नहीं आता। तो आई थिंक सब आपको क्लियर है, नेट जीआरएफ में अंतर, यूजीसी सीएसआईआर में अंतर। चलिए ठीक है, अब आप एक छोटा सा क्विज में अगर आपसे पूछता हूँ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अगर मैंने आपसे कहा कि इफ़ समवन इज सीएसआईआर जीआरएफ नेट क्वालिफाइड, बताइए इससे आप क्या समझेंगे, बताइए, क्विज टाइप का है छोटा सा, सीएसआईआर जीआरएफ नेट। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीएसआईआर जीआरएफ, इसका मतलब क्या है, जीआरएफ से आपको क्या समझ में आता है, बेसिकली समवन इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च, तो उसका मतलब वो क्या क्वालिफाई किया है, बेसिकली उसका जो इंटेंशन है वो कहाँ पर है, रिसर्च के लिए। नेट मैंने क्यों लगाया यहाँ पर, नेट मैंने आपको बताया था किसके लिए होता है, लेक्चरशिप के लिए। तो जीआरएफ के साथ मैंने नेट क्यों लगाया, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं वो बाय डिफॉल्ट एलिजिबल होते हैं लेक्चरशिप के लिए, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। जो स्टूडेंट लेक्चरशिप जो सिर्फ नेट क्वालिफाइड होंगे, दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर जीआरएफ, मीन्स बेसिकली दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर फेलोशिप, उनको फेलोशिप मिलेगी नहीं। फेलोशिप किसको मिलेगी, जीआरएफ को। तो अगर वो चाहें तो रिसर्च में जा सकते हैं एंड दे कैन क्लेम देयर फेलोशिप एंड दे कैन अवेल देयर फेलोशिप, एंड चाहें तो वो एकेडमिक्स में जा सकते हैं। तो सीएसआईआर जीआरएफ भी कहना, अगर मैं कहता सीएसआईआर जीआरएफ दैट इज ऑल्सो फाइन, सीएसआईआर जीआरएफ नेट कह दिया इट्स ऑल्सो फाइन। तो मतलब यहाँ पे कोई गलत नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि सीएसआईआर जीआरएफ नेट। नो, अब आप मुझे बताइए यूजीसी जीआरएफ नेट का क्या मतलब होता है। अगर मैं कहता हूँ यूजीसी जीआरएफ, इसका मतलब टेक्निकली कोई डिफरेंस है, टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। जो एम्यूलमेंट्स, जो फैसिलिटी सीएसआईआर जीआरएफ वाले को मिलेगी वही यूजीसी जीआरएफ वाले को मिलेगी, बस एक छोटा सा जो है वो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टाइम टू टाइम यूजीसी जीआरएफ में जाता रहता है। हालांकि दोनों में जो लेवल ऑफ फेलोशिप, लेवल नहीं कहना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ फेलोशिप है, एवरीथिंग इज सेम टेक्निकली। नाउ टेल मी, इफ आई एम
saying only net. If someone say कि मैं नेट क्वालिफाई हूँ, उसका मतलब आपको क्या समझ में आएगा? अब वो दो चीज़ें बोलेगा, या तो वो बोलेगा CSIR नेट क्वालिफाइड है, या तो बोलेगा UGC नेट क्वालिफाइड है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर एक आता है। अगर किसी ने कहा कि वो CSIR नेट क्वालिफाइड है, तो मैंने आपको कहा CSIR का मेन फंक्शन क्या है? रिसर्च को प्रमोट करना। अब ये जो रिसर्च है ये बेसिकली कहाँ पे होती है? ये साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होती है। तो CSIR जो बेसिकली CSIR जो नेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, इट्स मेनली ओनली फॉर साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस में आपके क्या क्या सब्जेक्ट आ जाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, है ना। तो ये जो बायोलॉजिकल लाइफ साइंस, ये सारे की सारी चीज़ें, तो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट जो है वो आपका किस में आ जाता है? CSIR में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो भी बचा, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस एटसेट्रा, ये सारा का सारा किस में आ जाता है? आपका UGC में। तो बेसिकली हम अगर सिर्फ GRF नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ लेक्चरशिप के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो हम कौन सा एग्जाम देंगे नेट का? CSIR नेट का। हम UGC नेट नहीं देंगे, बिकॉज वी आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम। अगेन फटाफट इसको जरा सा रिवाइज करते हैं कि भाई CSI, इफ आई एम CSIR नेट क्वालिफाइड, डिड आई am I eligible for fellowship? If I am saying I am only CSIR net qualified, am I eligible for fellowship? No. If I am say I am GRF qualified और ये बताया नहीं कि CSIR की UGC है, does it make any difference? No. Will I get a fellowship? Yes, हमको fellowship मिलेगी. If I am saying कि I am UGC net qualified, सामने से बकवास मत करो। क्यों? साइंस का स्टूडेंट UGC नेट दे ही नहीं सकता। UGC नेट किसके लिए होता है? नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो इफ आई एम सेइंग आई एम GRF क्वालिफाइड, तो GRF क्वालिफाई अगर कोई है, कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि मैं GRF क्वालिफाइड हूँ, तो उसको जरूरी नहीं कि वही आपको बताया कि वो CSIR GRF है कि UGC है। एवरीथिंग इज सेम, जैसे मैंने आपको बताया, बस वो थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस जो मैंने बताया था वही चीज़ है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई कौन सा नेट हो भाई? CSIR नेट क्वालिफाइड हो कि UGC नेट क्वालिफाइड हो। और अगर कोई कह रहा है कि मैं CSIR GRF नेट क्वालिफाइड हूँ, तो थोड़ा सा क्या था, अपना शो ऑफ कर रहा है। उससे बोलो कि भैया इतना सा मत बोलो, CSIR GRF बोल दो, या सिर्फ GRF बोल दो, वो भी हम समझ में आ जाएगा। GRF इज ऑल्सो इंटाइटल्ड फॉर लेक्चरशिप, एंड चाहे वो CSIR का हो चाहे आपका UGC का हो, है ना। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर। चलिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिफाइंग नेट। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे नेट क्वालिफाई करने की? भाई नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, ये ऐसी सारी चीज़ें हमको समझ में आई। नाउ नेक्स्ट, क्यों करना है नेट? इतना हम करने की क्यों पढ़े भाई? नेट क्यों क्वालिफाई करें? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ बेनिफिट? तो एक अलग चीज़ होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिफाइंग नेट, क्या यूज़ है इसका? तो चलिए देखिए, मैं आपसे पूछूं कि ज़रा 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आपकी MSc कंप्लीट हो चुकी है और आप नेट क्वालिफाइड नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो? सोचिए कहाँ जाओगे अगर आपके पास नेट की डिग्री नहीं है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर MSc। जरा सोचिए। कुछ स्टूडेंट्स को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल बाउंसर गई होगी। कुछ स्टूडेंट ने सोचा होगा दिमाग से, तो उनकी तो रूह काँप गई होगी, कह रहे वो क्या करेंगे। तो देखिए, मैं अगर आपको इंपॉर्टेंस बताऊं नेट की, तो क्या है? सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है नेट की आपकी? मैंने आपको क्या बताया था? नेट मतलब आप कहाँ जा सकते हो? एकेडमिक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो फॉर एकेडमिक्स इन टीचिंग। ठीक है, अच्छा, एकेडमिक्स में जो आप ये टीचिंग, अगर आप नेट क्वालिफाई होते हो, इट्स एन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैंने आपको पहले कहा, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी स्टेट वाइज नहीं है। अगर आप भोपाल में हो, अगर आप इंदौर में हो, अगर आप ग्वालियर में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल वहीं अप्लाई कर सकते हो, वहीं के लिए एलिजिबल हो। आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हो। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैकेंसी निकलेगी लेक्चरर के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटरव्यू होगा एंड इफ़ यू कैन गेट थ्रू, आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये, यू आर एलिजिबल फॉर यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग। एक सेकेंड, you are eligible for teaching all over India. फर्स्ट इम्पोर्टेंस। सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है आपके नेट क्वालिफाई करने की? जो स्टूडेंट रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली ओरिएंटेड टुवर्ड रिसर्च, दे कैन गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर टू
वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट, लाइक आई थिंक आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा कि नहीं, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कहाँ है ये है आपका बेंगलोर में। IISc हो गया आपका, NCL हो गया आपका, आइसर्स हो गए अलग अलग, इवन आपके IITs हो गए, इवन आपके NITs हो गए। दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट। एंड मैं ये कहूँगा कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ टिपिकली इस IISc की, इट्स वर्ल्ड्स, अगर आपको थोड़ा अगर IISc का पता हो, आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, IISc रैंक्ड अमंग टॉप 10th, या अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूँ, IISc रैंक 7th अमंग वर्ल्ड्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़। मैं इंडिया में टॉप 7 की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड की जितनी यूनिवर्सिटी है इनमें से 7th नंबर पे आती है आपके IISc। तो आप सोचिए कि वहाँ का जो रिसर्च एनवायरनमेंट होगा, वहाँ का जो रिसर्च फैसिलिटीज़ होगी, वो लोकल नहीं होगी, वो हमारे बरकतुल्ला जैसी नहीं होगी, वो वर्ल्ड क्लास होगी। तो अगर किसी स्टूडेंट्स का डीपली इंटरेस्ट रिसर्च में, तो दे कैन गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर इन डूइंग देयर PhD फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक IISc, NCS। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो IISc में हैं, इन सब जगह हैं, NCL में है, आइसर्स में, IITs में, NITs में, और उनकी जो लेवल ऑफ रिसर्च है, और जो स्टूडेंट बेसिकली विदाउट नेट या नॉर्मल जो PhD कर रहे हैं बरकतुल्ला, RGPV से आप कंपेयर कीजिएगा, देर ज़मीन आसमान का अंतर उन दोनों की PhDs में। तो पहली चीज़, एकेडमिक्स में भी आपको एलिजिबिलिटी मिलती है ऑल ओवर इंडिया, ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी, रिसर्च में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। हम मैं ये कह सकता हूँ अपने पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड प्रीमियम लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलता है इन इंस्टीट्यूट से। आपको IISc, NCL, आइसर्स हो गए, आपके IITs हो गए, NITs हो गए। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार कि देखो, इसमें ये सारी चीज़ें तो हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक इसमें अपने आप में एक प्रेस्टीज है, पहली डेजिनेशन है, दूसरी डिग्निटी है, तीसरी। देखो क्या है कि जॉब तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, अब आप खुद ही सोचो कि आप जब PhD क्वालिफाई करके निकले, तो या PhD क्वालिफाई करके आपकी किसी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में अगर आपकी जॉब लगी, मान लो यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम IITs, तो आप खुद सोचो कि अगर आप किसी से, या किसी से कोई बोलेगा कि आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT मुंबई, लेट्स से, या आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आइसर भोपाल, और किसी से बोलोगे कि सामने वाला किसी बैंक में PO है, या क्लर्क है, या किसी प्राइवेट कंपनी में ट्रेनी है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी डिग्निटी, किसकी प्रेस्टीज ज़्यादा होगी? देखिए, मैं डेरोगेट नहीं कर रहा हूँ बाकी जॉब्स को, मैं नहीं कह रहा बैंक की जॉब्स PO वगैरह कम होते हैं, बट मैं एक बात कर रहा हूँ भाई, आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो उसकी अपनी एक प्रेस्टीज है, उसकी एक अपनी वैल्यू है। तो आप सोचो एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन अगर कोई आज के भोपाल में भी अगर हम बात करें, भोपाल के भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, अब मैं आपसे बात करूँ कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, कितने होंगे पूरे? अगर मैं एक जैसे अगर मैं प्रॉपर भोपाल की बात करूँ, कितने स्टूडेंट्स होंगे, सॉरी कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे? हार्डली 50-60। और मैं पूछूँ कितने PO और कितने क्लर्क्स होंगे? हर गली में आपको एक क्लर्क या एक PO मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी प्रेस्टीज की, थोड़ी सी डेजिनेशन की, थोड़ी सी, तो ये बहुत अपर लेवल की होती है कि कहाँ पे, जब आप CSI या नेट या UGC नेट आप क्वालिफाई, UGC JRF अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है किसकी, नेट की। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या देखिए, पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको बात करूँ ना, जैसे अगर आप बैंक के PO से भी कंपेयर करो, उनकी भी 40-50,000 सैलरी होगी, और आपको स्टाइपेंड मैंने बताया तो 34-35, ये तो आपको पढ़ते पढ़ते मिलेगा। मैं भी इसके बेनिफिट्स पर अलग से आऊँगा, पर मैंने आपको बताया, हमेशा हर चीज़ में आपको, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सम जो हमारे अपने एक स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे एक डिग्निटी, जो हमारे एक प्रेस्टीज है, वो है इस सोसाइटी में। या आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अपनी एक अलग वैल्यू होता है, वो आप कोई बोलो ना कि कोई ये एक प्रोफेसर है, IIT का एक प्रोफेसर है, एक अलग वैल्यू जाएगी। अगर आप कुछ भी बोलो कि बैंक का कोई एक PO है, ये है, तो आप खुद सोच सकते हो कितना जाएगा। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं ये PO वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत डेरोगेट कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, आपने BSc किया है, आपने MSc किया है, तो यू शुड हैव टू प्रूव योर वर्थ। देखो, प्राइवेट तो जब 8-10-12 हज़ार की आपको कहीं भी मिल जाएगी, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। पर आप अपने लेवल के साथ, आप अपने सब्जेक्ट के साथ, जो आपको, आप वो सब्जेक्ट, जो केमिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट है, आपको उस जिस लेवल तक ले जा सकता है, आप उस लेवल तक जा सकते हो कि नहीं, आप वो डिज़र्व करते हो, लेकिन वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो इसलिए अगर आप CSI या नेट क्वालिफाई करते हो, या CSI JRF क्वालिफाई करते हो, तो बेसिकली आपका आने वाले जो करियर है, दे कैन दे कैन ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंस है। इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ हम आफ्टर क्वालिफाइंग नेट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कट ऑफ मार्क्स की, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो
कि ये तो ठीक है, नेट का हम समझ गए, नेट का हम इम्पोर्टेंस समझ गए कि क्या है। क्योंकि आप अगर आप देखोगे कि आप सोचो ना, प्लेन एमएससी करके इट्स नो यूज़। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ से कोचिंग करो, इट्स मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। आप कहीं से भी करो, आप सेल्फ पढ़ो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेट, कि भाई नेट क्यों इतना ज़रूरी है। आप समझो इस चीज़ को, प्लेन एमएससी करके कुछ नहीं होना है आपका। तो अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि भाई नेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले मैं चीज़ और क्लियर करता हूँ। अगर स्टिल आपको ये इंपॉर्टेंस नहीं लग रही, आपको लग रहा नहीं यार ये इट्स नॉट वर्थ इट, तो अगेन आई विल से कि इट्स बेटर यू कैन क्विट ओवर हियर, है ना। तो क्योंकि आगे चल के क्या अननेसेसरी यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। अगर आपको ये चीज़ें नहीं लगती वर्थ, तो फिर आप वो चीज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं भी इसे लेके आ रहा हूँ, अभी भी हमारा जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। क्योंकि चीज़ें, क्योंकि आप खुद ही देखते हो ना कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस होती है, जैसे आईएएस का एग्जाम अगर आप देखोगे, आईएएस का एग्जाम बहुत प्रेस्टिजियस होता है। अगर कोई कहे ना ये आईएएस ऑफिसर है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको लगता है आईएएस बनने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा प्रेस्टीज, जितना ज़्यादा आपका डेजिग्नेशन है, जितनी ज़्यादा आपकी डिग्निटी है, उतने ज़्यादा आपके एफर्ट्स लगेंगे। तो माइंडेड इट्स नॉट गोइंग टू बी as easy as you are expecting, and it's not going to be very difficult which you are fearing। डरने की भी बात नहीं है, लेकिन इतना इतना भी इजी नहीं है कि आप ऐसे बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, क्योंकि ये मेहनत पैशन तो मांगेगी आपका, ये बात क्लियर है। तो चलिए, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स की, भाई इसका कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है, तो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाया दिसंबर 11 से लेकर लास्ट दिसंबर 19 का। जून का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ की बात करूँ, तो आप जरा जस्ट हैव अ लुक एट इट। अब देखिए, जरा से मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, और फिर आप बताइए इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है। अब तो खैर ऑनलाइन क्लासेस आप क्या बताओगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। देखिए, दिसंबर 11 से लेकर दिसंबर 19 तक आप यहाँ इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को देखिए। अभी तक दिसंबर 11 से लेकर दिसंबर 19 तक हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया है, वो गया है 58.75। और ये कब गया है, ये आपका गया दिसंबर 2017 में। लोएस्ट कट ऑफ कितना गया आपका, लोएस्ट कट ऑफ कितना गया 43.5। और ये कब गया आपका, दिसंबर 2012 में। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बता के रखा है। जनरल ओबीसी हम सबसे हाईएस्ट, जो जनरल के लिए कट ऑफ जाता है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से बताऊंगा। हाईएस्ट कट ऑफ गया है कितना आपका 58.75 नेट के इतिहास में, और लोएस्ट कितना गया है 43.5। इससे कम नहीं गया और इसके ऊपर नहीं गया। और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ 43 के नीचे जा सकता है? नहीं, ये बढ़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिख लिया, यहाँ पे आपका एवरेज भी लिख लिया 51.18। लेट्स राउंड ऑफ इट टू 52% ऑन द हायर साइड। ठीक है, 52% मान लेते हैं कि ये 52% मतलब मैं भी आपको शायद पैटर्न, आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं पता। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। 52% मतलब कितने मार्क्स हो गए आपको, 114। दे आर इनफ फॉर क्वालिफाइंग यू एज अ JRF। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट JRF। इसमें मैंने इस लिस्ट में मैंने नेट का नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि जो JRF का कट ऑफ होता है उससे 5% नीचे नेट का कट ऑफ होता है। डेट इज फॉर लेक्चरशिप, जैसे मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दिसंबर 17 में अगर 58.75 आपका जनरल का कट ऑफ है JRF के लिए, तो नेट का कितना होगा, इट्स समवेयर अराउंड 53%। 5% नीचे होता है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ इंक्लूड नहीं की है। मैं जनरल कैटेगरी जो सब जिसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है, उसमें से भी सबसे हाईएस्ट JRF का। तो बाकी चीज़ें के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप LS के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये उससे कम ही रहेगा। मैं हमेशा हाईएस्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए जो नेसेसरी कट ऑफ है वो कितना है आपका, 52%। इसको कैसे अचीव करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ CSIR नेट। तो जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये सारे पैटर्न्स पहले से पता होंगे। इवन न्यू स्टूडेंट्स में भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये पैटर्न पता होगा, बट मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बिगिनर हो, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, जो आपका नेट का पेपर है 3 पार्ट में होता है आपका, पार्ट A, B एंड C। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, जस्ट थ्योरेटिकली सब मैंने कॉपी किया नेट की वेबसाइट से, तो एज सच बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, पर मैं आपको फिर भी क्विकली बता देता हूँ कि क्या। देखिए, पार्ट A, ये जो होता है पार्ट A आपका, ये क्या होता है आपका, जनरल एप्टीट्यूड का। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके 20, और मैक्सिमम करने कितने होंगे आपको 50, और 20 में से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, रिलेशंस एंड क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल। जनरल एप्टीट्यूड जो नॉर्मल एप्टीट्यूड होता है वो आपका इसका होता है। केमिस्ट्री वाले टॉपिक कौन से होते हैं आपके, पार्ट B और पार्ट C के।
पार्ट बी जो है, अगर आप देखोगे पार्ट बी में टोटल मार्क्स दिए 70, द क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इज 35। तो एनी आइडिया कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके पार्ट बी में? एनी आइडिया? 40। 40 इसमें होते हैं, 20 इसमें होते हैं, 60। और ये मैं अगर आपको बताऊं पार्ट बी का, इसमें आई थिंक सिर्फ आपका मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्टेड दिया हुआ है, इसमें आपको ये नहीं दिया हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40, इसमें से आपको करने रहते हैं कितने? 35। व्हाट अबाउट पार्ट सी? पार्ट सी में भी आई थिंक आपको मैक्सिमम अटेम्प्टेड दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। खैर आपको तो पता ही होगा, मैं क्विकली बता देता हूँ। पार्ट ए में देखिए टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके 20, करने रहेंगे 15। पार्ट बी में आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे 40, मैक्सिमम क्वेश्चन दैट हैज टू बी अटेम्प्टेड इज 35। मैं अभी आ रहा हूँ उस डाउट पे जो आपके दिमाग में आ रहा है। पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 60, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड टू बी 25। मार्किंग स्कीम आई थिंक आपको क्लियर है, बताओगी। पार्ट ए एंड बी फॉर ईच करेक्ट आंसर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। फॉर ईच करेक्ट आंसर you will get 2 marks, and for C part you will get 4 marks, and for wrong answer it's 1/4 मार्क, 1/4 मतलब 25% कट ऑफ हो जाता है, मतलब 2 मार्क्स अगर आपको मिलेंगे सही होने पे, तो अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो यू विल गेट -0.5, एंड फॉर द 4 मार्क्स यू विल गेट -1। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम है आपकी। देखिए ए पार्ट में से मैक्सिमम करने हैं 15, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 15 2 ज़ा 30, इसमें कितने करने हैं आपको 35, ये मैक्सिमम में जो करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ 70, और इसमें से मैक्सिमम आपको कितने करने हैं 25, 4 ज़ा 100 प्लस 70 170 प्लस 30 200। इस तरीके से ये आपकी मार्किंग है, लेकिन इस तरीके से हम काम नहीं करना है। अगेन इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ CSI नेट। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली आपको एनालाइज इस नेट के पैटर्न को किस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए मैं अगर आपको इसमें नई चीज़, इसमें कोई चीज़ ऐड होगी अगर मैं आपको बता सकूँ। ब्लैंक स्क्रीन चाहिए मुझे, वाइट स्क्रीन चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, देखिए ये जो पैटर्न अभी आपको मैंने एनालाइज करके बताया था, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है जो नेट के एग्जाम करते हैं, मतलब 20 में से 15 क्वेश्चन कर लो आप मैक्सिमम। अच्छा हाँ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर 20 में से 15 में से ज़्यादा कर लिए, 17 कर लिए, फिर क्या होगा? या पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें करने 25 हैं, हमने 30 कर लिए, फिर क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट 25 रेस्पॉन्स मार्क्ड हैं सही या गलत, वही इवेल्युएट होंगे। फर्स्ट 25, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट 25 बस आपके क्या होगा, इवेल्युएट होंगे। हो सकता है उसमें से 5 गलत हो जाए और बाकी के 5 पूरे सही, तो वो तो इवेल्युएट होंगे नहीं। तो बी वेरी श्योर, जब आप डबली श्योर हो कि हाँ ये इसका यही आंसर है, वही करो, और मैक्सिमम कितनी कीजिए 25। तो ये जो पैटर्न था, ये तो ट्रेडिशनल पैटर्न था, इससे करोगे तो दिक्कत तो नहीं है इन एनी केस, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए पेपर को एनालाइज करना। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पार्ट ए मैंने जैसे आपको बताया, क्वेश्चंस कितने आते हैं आपके, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं 20, करना कितने हैं आपको 15। ठीक है, ये मेरा तरीका, इट्स माई मेथड, क्योंकि जो आपको पैटर्न अगर आप उसको देख के प्रिपरेशन करोगे तो लिखवा के रख लो, आपका होने वाला सिर्फ बहुत डिफिकल्ट है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करोगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए पार्ट ए कट ऑफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एवरेज कितना आया था हमारा कट ऑफ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 52 आया था एवरेज। हाईएस्ट कितना आया था 58, लोएस्ट कितना आया था 43। तो हम हाईएस्ट को ले लेते हैं 58। ठीक है, एवरेज की बात की नहीं कर, हाइट इससे ज़्यादा तो गया नहीं, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं। 60 आज तक नेट के इतिहास में गया नहीं। ठीक है, हम कर लेते हैं 60%, मतलब हम मान लेते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वो कितना होगा, 60% होगा। हालांकि इट इज़ लीस्ट प्रोबेबल, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि 60 होगा। 60% मतलब हमको कितने मार्क्स चाहिए, 120 मार्क्स चाहिए सीट कंफर्म करने के लिए। गारंटी मिल जाएगी इसमें से, अगर इफ़ यू स्कोर 120 और 120 प्लस, गारंटेड यू आर JRF क्वालिफाइड। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमको टोटल मार्क्स कितने चाहिए 120। पार्ट ए में से आएंगे आपके कितने 20, करने कितने मैक्सिमम 15। आप कितने करोगे, एक भी नहीं,
देखिए, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ एप्टीट्यूड एंड बैंकिंग एंड ऑल दैट। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपका सिलेक्शन केमिस्ट्री से होना चाहिए। एप्टीट्यूड इज बोनस फॉर यू। ठीक है, हम पार्ट ए पे फोकस करेंगे नहीं, बिकॉज वी आर केमिस्ट्री। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपका सिलेक्शन केमिस्ट्री से करवाऊंगा। एप्टीट्यूड से जितना आपको बन जाए वो आपके लिए बोनस है, बट मैं एप्टीट्यूड मान के ही नहीं चल रहा कि ये आता भी करे। मैं इस पूरे जो 30 मार्क्स का होता है आपका, मान के ही नहीं चल रहा। मैं आपके 120 मार्क्स 200 में से नहीं, मैं 170 से आपको दिलवाऊंगा। लीव इट टू मी, ट्रस्ट मी, कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले पार्ट में, पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 40। ठीक है, सी एस आई आर क्या कहता है कि आपको मैक्सिमम कितने करने हैं? 35। ये कौन कहता है? ये सी एस आई आर कहता है। मैं कहता हूँ आप 35 मत कीजिए, आप कितने कीजिए? 20। ये मेरा एक रूल है, 20-20 रूल। मैं आपको समझाऊंगा क्या है। इफ़ यू स्ट्रिक्टली, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल शिद्दत से अगर आप फॉलो करोगे ना इस 20-20 रूल को, ईजिली यू विल गेट थ्रू। सी एस आई आर कहता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कितने करने हैं? 35। मैं कहता हूँ मैक्सिमम मत करो, करो ही मत मैक्सिमम। कितने करो? 20। 20 सही आंसर, ये नहीं कि 20 करना है, 20 सही करना है। नहीं तो मालूम चला 20 क्वेश्चन करके आ गया, 10 सही 10 गलत, तो नहीं, 20 करेक्ट आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो विल गेट हाउ मेनी मार्क्स? 22 ज़ा 40। एप्टीट्यूड तो हम मान ही नहीं रहे कि आता भी है। देन विल कम टू पार्ट सी। पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे कितने? 60। सी एस आई आर क्या कहता है कि मैक्सिमम कितने करने हैं? 25। और मेरा क्या कहा था मैंने? 20-20 रूल। मैं कहता हूँ भाई 25 मत करो, कितने करो? 20 करो। कितने मिलेंगे? 24 ज़ा 80। एप्टीट्यूड किया नहीं, बी पार्ट से मिले 40, सी पार्ट से मिले कितने? 80। जब जोड़ो दोनों को कितना आता है? 120। आ गया ये वाला। इसमें मैंने अभी एक्सक्लूड कर दिया है पार्ट एप्टीट्यूड का, पार्ट ए तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं इसमें। अब तुम लोग इतने भी गए गुजरे नहीं होगे कि पार्ट ए में से कम 1 या 2 क्वेश्चन भी ना कर पाओ। इतना एप्टीट्यूड तो एटलीस्ट गधे से गधे बच्चे का भी होता है। अब माइंड मत करो आप इस चीज़ को जिसमें मैं बोल रहा हूँ, बट एक आध क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है भाई। एक आध क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा हो ही जाता है, तो वो आपका 120 प्लस। मैंने कहा ना वो बोनस ही। मैं तो इसमें आपको मैंने कहा 58 गया था, मैं तो 60 ले लिया, और वो भी 120। इट्स फ्रॉम प्योर केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड है नहीं। और बाकी आपका अगर एप्टीट्यूड अच्छा है, वेल एंड गुड, ये आपके लिए बोनस है। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपका सिलेक्शन सिर्फ केमिस्ट्री से करूँगा। एप्टीट्यूड वी आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल, है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि आपके 120 मार्क्स किससे स्कोर हो जाएंगे? पार्ट बी और पार्ट सी से। जस्ट फॉलो 20-20 रूल। 20 बी से करना है, 20 सी से करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ भी सोचना नहीं है। देखो 35 क्वेश्चन ये तो मैक्सिमम है जो सी एस आई आर कहती है कि करना है, और ये 25 है, मैक्सिमम नहीं करना है। ये अगर 35 कर लिया और ये 25 कर लिया, फिर तो टॉप कर जाएगा, ऑल इंडिया रैंक बना जाएगी। टॉप थोड़ी ना करना है, अरे दूसरों को भी तो मौका दो। JRF ही क्वालिफाई करना है ना आपको, तो ये तो टॉप हो जाओगे। और क्या है, दिमाग में इंडिविजुअल प्रेशर बन जाएगा, 35 करना है। 35 नहीं करना, 20 करना है। कितने में से? अब चलो थोड़ा थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स समझते हैं इस चीज़ का। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, जब हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं ना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है। देखिए, नेट क्या कहता है उससे मेरे को मतलब नहीं। मैंने कहा कि मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, इट्स माई टेक्निक। इफ यू फॉलो 20-20, डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। फिर से एक बार इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। पार्ट बी, अब मैं अपने टेक्निक से रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे कितने? 40। करने कितने मेरे हिसाब से? 20। कितना परसेंट हुआ ये, अगर कोई आप मुझे बता पाएगा? अरे मैं फिर भूल जाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस आप कैसे बताओगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। 40 में से 20 कितना हो गया ये आपका? 50%। ठीक है। पार्ट सी में से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? टोटल 60। मैंने अगेन कितना कहा आपको करने का? 20। कितना परसेंट हो गया ये? 1/3 हो गया। 1/3 मतलब 33%। दोनों का एवरेज 50 और 33 का एवरेज कितना आएगा? 42 के आसपास आएगा, समझे। अब आप मुझे बताओ कि जो कट ऑफ 60% था नेट का सी एस आई आर वालों के हिसाब से, मेरे हिसाब से कितना कट ऑफ है वो? 42%। इट्स इवन लेस देन 50%। सोचो, तो सी एस आई आर के हिसाब से अगर आप चलोगे, जो पैटर्न उन्होंने दिया है उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तो आपको रास्ता बहुत मुश्किल लगेगा। मेरे को लगेगा यार बड़ा टीडियस काम है। आप मेरे हिसाब से चलो, आपको 58 नहीं लाने, आप कितने लाने हैं? 42 लाने हैं। और 200 में से 42 मार्क्स मतलब 84 मार्क्स। सॉरी, इट्स 42% तो एवरेज है, सॉरी। तो 42% अगर आप 60 कहाँ 60 से कंपेयर कर रहे हो, कहाँ 42 से? 20-20 कहाँ है? मैंने आपको 120 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको बेसिकली एफर्ट्स किसके लिए करना है? 60% के लिए कि 42% के लिए? 42% के लिए। अब सोचो, जैसे आपने देखो चीज़ें वही हैं, मैंने कुछ ऐसे बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं छोड़ा।
जिस चीज़ें वही हैं, बस मैंने क्या किया, प्रॉपर एनालाइज किया, और मैंने आपको कहा 60% से तक कट ऑफ तो वैसे गया ही नहीं है आपका। तो ये अगर आप इस तरीके से टेक्निक को फॉलो करोगे मेरी 2020 को, एंड माइंड डेट जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा का वैसा फॉलो करो। अब क्या है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अच्छा सर ने इतनी अच्छी चीज़ बताई, अच्छी टेक्निक बताई, सर का दिमाग अगर मिल जाए, और अगर मेरा दिमाग चलता ही है बच्चों का, सर का दिमाग और हमारा दिमाग मिल जाए, इट विल क्रिएट मिरेकल्स। मिरेकल विरेकल कुछ नहीं होना, बनता ढार हो जाएगा। तो मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं सॉल्व फालतू की चीज़ें हैं, तो आप अपने दिमाग से चल लो, नहीं तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे चलो। मेरे हिसाब से चलोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने जैसा मैंने बोला वैसा का वैसा फॉलो किया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में रोक दे। अपने हिसाब से चलोगे उसकी कोई गारंटी नहीं। मेरे हिसाब से चलोगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। आज के टाइम पे कौन गारंटी देता है, मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ नेट के सिलेक्शन की, अगर जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आया 2020 का। 42% आपको बस मेहनत करनी है। आप सोचो, मुझे ये बताओ, दुनिया का, इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, दुनिया का कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के लिए जिसका कट ऑफ 42% जाता है? ये इंडिया का पहला ऐसा एग्जाम है जिसका कट ऑफ 50% से कम जा रहा है, अगर हम इस टेक्निक से चलें जो कि गारंटेड सिलेक्शन देता है। हमको समझ में आ रही है? अगर आप इसको कंपेयर करो बैंकिंग से, कितना कट ऑफ जाता है बैंकिंग में, पीओ की अगर हम बात करेंगे, जनरल वालों की बात करूँ मैं, इट्स ग्रेटर देन 85%। 80 के नीचे तो बात ही नहीं होती, 85% से। आईएएस का देख लो, बैंकिंग का देख लो, और भी किसी जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी के देख लो, रेलवेज के देख लो, 80-85 जनरल के कट ऑफ जाते ही जाते हैं। और यहाँ पे कितना है, अगर मैं इसको भी इसी से ले लूँ ना ट्रेडिशनल तरीके से, तो भी 60% है, और अगर हमारे तरीके से देखोगे तो ये तो 42% आ रहा है। इसको चलो एक और तरीका, एक और अंदाज से हम एंगल से अगर हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो पार्ट बी से कितने आएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, और पार्ट सी से कितने आएंगे 60, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके 100। और मेरे हिसाब से आपको करनी कितनी, 2020 कितना, 40। समझ में आ रहा है आपको? 100 क्वेश्चन में से 40 करने हैं गारंटेड सिलेक्शन के लिए। तो अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 100 में से 40 करने हैं तो छोड़ने कितने, 60। अगेन, दुनिया का पहला ऐसा एग्जाम जिसमें क्वेश्चंस करने कम है छोड़ने ज़्यादा हैं, और तुम लोग क्या करते हो, उल्टा। तुम लोग छोड़ते कम, मतलब ऐसा नहीं, क्वेश्चन से प्यार हो जाता है कि एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये गलत अप्रोच है बेटा। ट्राई टू लीव एज मच एज पॉसिबल। दुनिया में आप देख रहे हो ना, 40 क्वेश्चन करने हैं, 60 छोड़ने हैं। अब क्या होता है, जो साइकोलॉजी क्या होती है, अभी हम साइकोलॉजी पे तो डिटेल वीडियो है हमारे इस चीज़ पे कि हमारे हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है। हम क्या करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आया हम पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप 100% श्योर हो, कंफर्टेबली आपका 1 से 2 मिनट में हो जाता है अगर आपका, तो आप उस चीज़ को करो, नहीं अगर जस्ट लीव इट। 60 क्वेश्चन छोड़ने का लेवरेज है आपके पास यार, ऐसा कहीं नहीं मिलता किसी एग्जाम में आपको लेवरेज कि आप 100 क्वेश्चन उसमें से बस 40 करना और 60 में गारंटेड सिलेक्शन लिखे रहे। और किसी का अगर एल एस है तो ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, फिर अगर मैं सिर्फ एल एस से करूँ, इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि अगर किसी का एल एस है तो मैं कह रहा हूँ उसको मैं 5% और कम कर दूँ, फिर तो ये 60 का कट ऑफ 55 चला जाएगा और 42 का 37 चला जाएगा, हो सकता है उससे भी कम चला जाए। तो अगर आप इतने 6 महीने लग के पढ़ रहे हो, 100 में से 40% मार्क्स अगर आप स्कोर नहीं कर रहे, फिर तो आपको यूज़ भी नहीं बेटा पढ़ने का। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेट, जैसे मैंने आपको पहले एक चीज़ कही थी, इतना ईजी नहीं कि आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, और इतना टफ भी नहीं, इतना भयानक नहीं जितना कि हम लोग बना लेते हैं, जितना कि हम लोग हमारे दिमाग में सोच लेते हैं, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये एनालिसिस हमारा पेपर का पूरा क्लियर हो गया किस तरीके से मार्क करना है। ऑलवेज फॉलो 2020 अप्रोच। 20 क्वेश्चन बी पार्ट से अपना एक सिद्धांत बना लो, अपना एक नियम बना लो, धर्म बना लो। 20 क्वेश्चन बी से, 20 क्वेश्चन सी से। अच्छा एक चीज़ और, अगर सी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा भी कर लेना, 25 आ रहे हैं तो 25 कर लेना। ये नहीं कि सर ने बोला कि यार 20 क्वेश्चन आते तो 20-20 रूल, तो 21 हम करेंगे नहीं। अगर डबली श्योर हो 100%, लेकिन हाँ करना तभी जब 100% श्योर हो। अगर 100% श्योर हो यू कैन डू फॉर मोर, उसके लिए मना मना नहीं कर रहा, पर मैं आपको एक मिनिमम लेवल पे बात कर रहा हूँ कि 20-20 यहाँ से, तो आपके दिमाग में एक अनड्यू प्रेशर नहीं होगी। ज़्यादा रहे ज़्यादा करो, 20 को बी पार्ट में 20 में से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 करो, 30 आ रहे हैं 30 करो, 35 आ रहे हैं पूरे 35 करो। टॉप भी कर लोगे तो अच्छी बात है ना, कोई बुरा थोड़ी ना उसमें। और मैंने कहा था कि हमेशा से सोचो नहीं कि हमें हमेशा टॉपिक करना है, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। मेहनत करोगे आ जाएगी ऑल इंडिया रैंक 1, लेकिन अगर सोच के चलोगे ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए तो फिर नहीं है, दिक्कत है। दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। ठीक है, तो आई थिंक ये पैटर्न आप सबको क्लियर होगा। चलिए, तो हम आते हैं नेक्स्ट उस पर।
द लास्ट थिंग इज स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एंड JRF। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बेसिकली बता दिया, दो मेन ब्रांचेस जाती हैं जनरली। क्या है ना, दिक्कत ये है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है IIT का और नीट का, मेडिकल का, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं स्टार्टिंग से। क्या लगता है डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा, इंजीनियर बनेगा। कोई नहीं बोलेगा हमारा बेटा लेक्चरर बनेगा, हमारा बेटा साइंटिस्ट बनेगा। ऐसा कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ डॉक्टर डॉक्टर की अपनी एक वो एक अलग ब्रांड इमेज होती है, अपने एक इंजीनियर की, एक IIT से पास आउट एक स्टूडेंट की अलग ब्रांड इमेज होती है। पर वही स्टूडेंट अगर IIT से PhD करके पास आउट ना, तो उसकी इतनी ब्रांड इमेज नहीं है, जिसको हमने इतना ग्लोरीफाई नहीं किया। और गलती किसी और की नहीं, गलती हमारी है, हमने इसको बहुत अंडर वेटेज दिया। हमारी मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो हम आपके कॉलेजेस में हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई समझा ही नहीं। आई थिंक शायद उन्होंने कभी नहीं किया होगा, मे बी वॉट एवर भी द रीज़न है। लेकिन डॉक्टर और एक इंजीनियर से ज़्यादा प्रेस्टिजियस, जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा डिग्निटी वाला जो प्रोफाइल है वो आपका ही है। तो अगेन अगर मैं आपकी बात करूँ स्कोप की, तो फर्स्ट इज लेक्चरशिप, जैसे मैंने आपको बताया टीचिंग के लिए जा सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। हाँ, अगेन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर टीचिंग। वरना क्या होगा, आपके कॉलेजेस जहाँ से आप पास आउट हो, आपको तो अपने टीचर्स का हाल पता ही है ना। सामने सामने तो मैडम मैडम करते रहते हो, सर सर करते रहते हो, लेकिन जैसे ही बजाते हैं चार गाली देने शुरू हो जाते हो। कुछ आ जाता है नहीं पढ़ाना, बस आ जाती है करके पढ़ाते, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, एंड सोन ब्ला 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 गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाती है अपनी। तो आप देख लो कि भाई आपको किस टाइप का लेक्चरर बनना है, किस टाइप की टीचर बनना है। वो टीचर, या आप मतलब आपके पीछे क्या कमेंट सुनना चाहते हो कि यार टीचर है ना, है बहुत खड़ूस। मैं सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन अगर बात आए केमिस्ट्री की तो उनसे बेस्ट टीचर इस पूरे इंडिया में नहीं है। एक तो ये कमेंट हो गया। दूसरा, भाई टीचर है ना यार, सर है ना, दिखते बड़े स्मार्ट है यार, दिखती बड़ी अच्छी है करते हैं, बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़े स्मार्ट सर है। लेकिन आता आता है, हम तो आते इसलिए, हमको तो बस उनको देखने आता है। लड़के लोग बोलेंगे अगर जैसे कोई टीचर से मैडम आई तो क्या मैडम को देखने के लिए आता आता कुछ नहीं होता, हमको भी पता पढ़ना हमको 2020 से ही है ना। तो आप देखिए कि आपको किस टाइप का टीचर बनना है। तो फर्स्ट थिंग यू कैन गो फॉर लेक्चरशिप। नेक्स्ट इज PhD। अगेन मैं थोड़ा सा क्या है ना, इस PhD को PhD नहीं बोलता, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखता हूँ, रिसर्च। PhD इज जैसे डिग्री, रिसर्च इज बेसिकली योर वर्क, है ना। तो आप रिसर्च में जा सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा, पहले ही चीज़ बता सकी इंपॉर्टेंस में कि अगर आप CSIR JRF क्वालिफाई होते हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, वर्ल्ड लेवल का एक्सपोजर मिलता है आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। हमारे तो साथ बहुत सारे बच्चे, हमारे तो बच्चे इन सारे से हैं ही। जैसे IISc से बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं IISc में हैं, NCL में हैं, IITs में हैं, ISS में, इवन NITs में हैं। तो दे आर गेटिंग अ वेरी गुड, क्योंकि जब मेरी बात होती है तो उनसे चीज़ें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या डिफरेंस था जब वो अपने कॉलेजेस में बरकतुल्ला से पढ़ रहे थे और जब वो IIT वगैरह से पढ़ रहे थे। तो ये सब मैं अब आपको वर्ड में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या अंतर आता है, पर आप टेक माई वर्ड्स फॉर ग्रांटेड कि यू विल गेट अ वर्ल्ड लेवल एक्सपोजर इफ़ यू क्वालिफाई CSIR। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, लेक्चरशिप में एंड R&D में, रिसर्च में बेसिकली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि क्या जनरली हमारे टीचर्स या तो बताते नहीं है या उनको पता नहीं होता, वॉट एवर। उनको लगता है कि बस नेट क्वालिफाई करके दो ही चीज़ें होंगी, या तो हम कहाँ जाएंगे लेक्चरशिप में, या तो हम रिसर्च में जाएंगे। ऐसा नहीं है, देयर आर n नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल फॉर अ नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट। बिलीव मी, आप आइए मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, अगेन वी हैव अ सेपरेट सेशंस फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस। हम आपको प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू आपको किस तरीके से देना है, किसका अगर आप, मैं पर्सनली एक कमिटमेंट आज आपके सामने ही करता हूँ कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, आप आइए मेरे पास। आप मुझे नेट क्वालिफाई JRF क्वालिफाई हो जाता है अगर आपका, तो आप आइए मेरे पास और आप मुझसे जस्ट बोलिए कि मुझे इस इंस्टीट्यूट से PhD करना है। टेक द नेम ऑफ वॉट एवर द इंस्टीट्यूट यू वांट, वहाँ पे आपका एडमिशन कराने की गारंटी मेरी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करना है, इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक्स। ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री में नंबर 1 हो तो आपका गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट, एक नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, एक JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट कभी भी जॉबलेस नहीं बैठ सकता, गारंटीड। और जॉब भी मतलब ऐसा नहीं 8-10 हज़ार की जॉब, मैंने आपको पहले ही बताई, ये है ही वो। क्योंकि मैं उस लेवल की तो बात ही नहीं कर रहा 8-10 हज़ार की, उसके लिए करने में तो इतनी ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूँ तो आप लोगों को सबको जो हमारा कोर्स डिटेल है मॉड्यूल्स मिला वो 44 मॉड्यूल्स हैं, अगर आपने देखा होगा।
44 modules and each modules contains 5 to 10 chapters. Some chapters are more than 34 chapters. अगर आप टोटल करोगे ना, इट्स कमिंग आउट टू बी 400 चैप्टर्स. जैसे मैं मेरा एक वीडियो जो या आपके हर वीडियो जो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे के होंगे, 600+ आवर्स का आपके टोटल लेक्चर समझ, इतना वास्ट सिलेबस है. लेकिन अगेन उसको लेकर डरना नहीं है. जैसे मैंने भी आपको पैटर्न एनालाइज करके सिंप्लीफाई किया चीज़ें, अगर आपने पहले देखा होगा तो आपका सोचने का नज़रिया अलग होगा. लेकिन जब भी मैंने 20-20 रूल बताया आपको, तो अब आपका सोचने का नज़रिया अलग होगा. अब आपको थोड़ा सा एटलीस्ट 8% रिलैक्स लग रहा होगा. इसलिए इसको पूरा मत देखो. इसको क्या करेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं इस पूरे सब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ आपका आता है पीएसयू. जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, लाइक अगर आपने सुना होगा एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब महारत्न नवरत्न कंपनीज हैं. ऑयल है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सारी की सारी यहाँ पे भी आप रह सकते हो. आप डिफेंस में जा सकते हो, लाइक बार्क, जैसे डिफेंस लिखा है, हाँ, डिफेंस इन स्पेस, लाइक बार्क, इसरो. यहाँ पे किसी किसी को होता है भाई देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी, मतलब होता है देश प्रेम होता है, पेट्रियोटिक होते हैं, मतलब भाई नहीं करना है रिसर्च, उसमें R&D उसमें जाना है, डिफेंस में जाना है, स्पेस में जाना है, तो बार्क है, इसरो है, आप यहाँ जा सकते हो. प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी खुली हुई हैं. इवन आई फाइव लिस्ट ऑफ, अगर मैं आपसे बात करूँ, 200+ फार्मास्यूटिकल कंपनीज with the email address and the contact number of their HR managers. मेरे पास है, आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू वांट, दे सकते हैं. लेकिन आप नेट क्वालिफाई करके जाओ तो बहुत एक अच्छा वेटेज मिलेगा. देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज. आप तो बात ही मत करो कि अगर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में जाना है. देन द लास्ट थिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग यू कैन स्टार्ट ऑफ योर ओन. अगर आपको लगता नहीं यार टीचिंग मेरा पैशन है, मैं जॉब के लिए नहीं बना, मैं रिसर्च के लिए. हाँ, स्टूडेंट्स को बस यही डाउट होता है कि सर क्या है, नेट कर लिया तो या तो रिसर्च में जाएंगे, या तो पीएचडी करेंगे, या तो जॉब टीचिंग करेंगे. हमको दोनों ही नहीं करना है ना, करके तो फिर क्या करेंगे. तो मैंने आपको बताया, अगेन यू कैन गो फॉर डिफेंस, यू कैन गो फॉर स्पेस, यू कैन गो फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज. 100 ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ बहुत अच्छे पैकेज पे, बहुत अच्छे पोजीशन पे और बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे जा सकते हो. ट्रस्ट मी, आई विल टीच यू हाउ, बट आफ्टर क्वालिफाइंग योर नेट. इवन अगर आपको इनमें से भी कुछ चीज़ें नहीं लगती कि नहीं यार मुझे तो टीचिंग इंटरेस्ट आ रहा है, ना तो आपको R&D में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर तो यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. यू कैन डू समथिंग ऑफ योर ओन. आप अपना खुद का कर सकते हो. जैसे मैं, अगर आप मुझे देखोगे तो जैसे मैं, आपको क्या लगता है मैं कोचिंग इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली कहना नहीं चाहिए, पता नहीं कैमरे के सामने, बट जनरली एक परसेप्शन होता है लोगों का कि किसी का अगर कहीं कुछ नहीं होता वो लोग कोचिंग स्टार्ट कर लेते हैं. जनरली ऐसा होता है कि भाई 10 के ट्राई कर लिया और नहीं हुआ तो कोचिंग स्टार्ट कर ली. इट्स नॉट इन द केस ऑफ मी, ऐसा नहीं है. अगर मैं आपको अब आपको लगेगा सर अपनी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको. अगर आप देखोगे मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 36 है और JRF में ऑल इंडिया रैंक 22 है. तो आपको क्या लगता है गेट, ये मैं गेट का बता रहा हूँ अपना पर्सनल गेट का, और ये CSIR JRF का ऑल इंडिया रैंक 32. आपको क्या लगता है मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 36 से और मुझे जॉब नहीं मिली होगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी गेट में ऑल इंडिया रैंक 500 आ जाए तो जॉब गारंटी मैं दिलवाऊंगा आपको. मेरी जॉब गारंटी. जॉब गारंटी इन द सेंस मतलब आपको जिस इंस्टीट्यूट से बेसिकली रिसर्च करना है पहले तो आप वो करोगे, उसके बाद जॉब आएगा, वो मेरी गारंटी है. तो आपको क्या लगता है मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 36 आएगी और मुझे नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है. JRF में मेरी ऑल इंडिया रैंक 22, मुझे IISER से या IIT से IISc से PhD नहीं मिल सकती, या मेरा नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आके कोचिंग स्टार्ट करूँगा. नहीं, लोग जनरली इस कोचिंग को एज बिजनेस की तरह लेते हैं, लेकिन ये कोचिंग जो है, इट्स नॉट, टीचिंग इज़ नॉट जस्ट माई बिजनेस. बिजनेस कर रहा हूँ वो एक अलग बात है, बट टीचिंग इज़ बेसिकली माई पैशन. और ये आपको भी होना चाहिए अपने काम के लिए. केमिस्ट्री को आपको पढ़ना नहीं है जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ना है. यू शुड हैव टू फील. आपको उसके साथ जीना है, आपको उसके साथ रहना है, आपको फील होना चाहिए कि हाँ जो चीज़ें कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, उसका केमिस्ट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है. आप सिर्फ एक पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो फिर जैसे लाइक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे मैथ्स हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है. ऐसा नहीं. तो पैशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स जो आपके पास होना चाहिए. टूल्स के बारे में तो अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वो एक सेपरेट वीडियो. बट मैं अगर आपसे बात करूँ, मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 है गेट में और JRF में 22. बट टीचिंग मेरा पैशन, इसलिए मैं ये मतलब आई कैन वेरी प्राउडली से कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर. कोई कर सकता हूँ. अगर आपको ऐसा है कि आपको गेट फीलिंग ऐसी है, आपको इतना इंटरेस्ट है, आपको लगता है आप कर सकते हो, गो फॉर योर ओन वट एवर यू वॉन्ट टू डू. इट्स जस्ट नॉट लाइक टीचिंग. ऐसा नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हो. देखिए ऐसा है, मैं सोचो कि अगर आप MSc केमिस्ट्री से कर लोगे और अगर आपको मान लो, एक बहुत वेक्स एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बोलो कि भाई मैंने MSc केमिस्ट्री कर ली है, मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेरा मन तो ये है सिंगर बनने का है, बोलो इसका क्या रिलेशन है. तो देखिए कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता सर. एक चीज़ मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए, इंसान की नॉलेज और इंसान का टैलेंट
कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आपने जो सीखा है कहीं ना कहीं इसका आपका इस्तेमाल आते ही है। अगर आपने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने हर्षा भोगले का नाम सुना है? नहीं होगा तो गूगल सर्च करके देखिएगा कौन है। ही इज़ अ क्रिकेट कमेंटेटर, बहुत फेमस कमेंटेटर हर्षा भोगले, बहुत जगह कमेंट्री करते हैं। इंडिया अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू इट्स। अगर आप इसका क्वालिफिकेशन देखोगे इसने किया क्या है, आप हैरान रह जाओगे ये सुन के। ही हैज़ डन बी फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर बाय एकेडमिक्स, बाय प्रोफेशन इज अ कमेंटेटर। तो ऐसा मत सोचो कि उसको बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि नहीं यार उसका केमिस्ट्री में या उसका बेसिकली साइंस में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट कहीं और है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपका इंटरेस्ट कहीं और है, यू कैन डू द वर्क ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, उसमें आप जरूर एक्सेल करोगे। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट और पैशन दोनों है तो। वरना ये सोच के कि सिर्फ यार एमएससी कर ली, बीएससी किया, फिर एमएससी किया, अब सिंगर कैसे बने, अब हम क्रिकेटर कैसे बने, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप एमएससी को घसीटते रहोगे सोच के नेट क्वालिफाई करना है, फिर पीएचडी करना है, 5 साल नहीं झेलने वाली पीएचडी आपको। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं खुद में पर्सनली जानता हूँ, मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल पीएचडी करने के बाद छोड़ के हैं। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि अगर वंस यू आर गेटिंग टू द पीएचडी एंड यू आर ऑल सेट, योर लाइफ इज सेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में, आपका पैशन होना चाहिए रिसर्च में, तब जाके होगा, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।